Hi guys, welcome to Effortless English. Today we will learn to write summary of Sweetest Love I Do Not Go and their question answer. Okay, let's start. Sweetest Love I Do Not Go by John Donne, 1572 to 1631. तो हम लोग आज के क्लास में स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो का समरी और उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछले पार्ट वन में हम लोग इसके मीनिंग को हम लोग समझे थे, पोएम के मीनिंग को। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखना है किस तरीके से समरी लिखा जाता है जिससे कि फुल मार्क्स मिले। समरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। टेक अ लुक नाउ। द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो is a love poem which has been composed by the poet John Donne 1572 to 1631। प्रस्तुत कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये एक लव पोएम है जो कि जॉन डॉनी के द्वारा कंपोज किया गया, यानी कि उनके द्वारा रचित किया गया है। और जब भी हम लोग समरी लिखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ और कब वो मरे वो ज़रूर देना है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 1572 to 1631। जॉन डॉनी वॉज द पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल। जॉन डॉनी नए प्रकार के काव्य के पथ प्रदर्शक थे। ही वॉज बोर्न इन लंदन, उनका जन्म लंदन में हुआ था। हिज लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज एंड पैसन, उनकी प्यार की कविता नए खोजों और जुनून पर आधारित होती है। इन दिस प्रेजेंट पोएम द पोएट ब्यूटीफुली एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ लव। प्रस्तुत कविता में कवि काफ़ी सुंदर तरीके से प्यार की भावना को जाहिर करते हैं। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टैंजा। When lovers part with each other, they show the passion of love। जब लवर्स एक दूसरे से अलग होते हैं तो उनके प्यार में जुनून होता है, वो अपने प्यार में जुनून दर्शाते हैं। द पोएट डिजायर्स टू डिपार्ट फ्रॉम हिज बिलव नॉट बिकॉज ही इज बिकम फेड विद हर और होप्स टू गेट अ फ्यूचर लव। पोएट इसलिए ये इच्छा नहीं करते उनसे अलग होने का कि उनको कोई फ्यूचर लव मिल जाएगा, यानी कि दुनिया उन्हें उससे बेहतर प्यार दे सकेगी या उनको कोई अच्छा दूसरा लव मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। ही वॉन्ट्स टू लीव हिज बिलव्ड बिकॉज ही नोज एज वेल दैट डेथ विल सर्टेनली पार्ट देम अवे। वो इसलिए जाना चाहते हैं कि क्योंकि वे जानते हैं, ही नोज एज वेल दैट, वो जानते हैं ये अच्छे तरीके से कि डेथ विल सर्टेनली पार्ट देम अवे, मृत्यु जो है अंततः उन्हें अलग कर ही देगी। द पोएट अस्योर्स हिज बिलव्ड दैट ही विल कम बैक लाइक द सन कम्स एवरी डे। और कवि अपने बिलव्ड को ये अस्योर करते हैं, ये उसे आश्वासन देते हैं कि वो बिल्कुल उसके पास आएंगे और जल्दी आएंगे। जिस तरह की तरीके से सूर्य रोजाना आता है, सूर्य प्रतिदिन आता है, उसी तरीके से वो रोज उससे मिलने आएंगे। द पोएट प्रोमिसेस हिज बिलव्ड डेट हिज रिटर्निंग विल बी फास्टर देन द सन। और पोएट अपने बिलव्ड से ये प्रॉमिस करते हैं कि वो जो लौट के उसके पास आएगा तो वो सूर्य से भी तेज़ी से यात्रा करके आएगा, सूर्य से ज़्यादा तेज़ी से वो चलेगा और ज़्यादा प्रेरणा के साथ आएगा, विद मोर स्पोर्ट्स एंड इट विल टेक मोर विंग्स, और ज़्यादा पंख लगा लेगा। फाइनली असर्ट्स डेट दोज हु ट्रूली लव ईच अदर आर नेवर पार्टेड एंड नेवर डाइड अल्टीमेटली मीट इन हेवन आफ्टर देयर फिजिकल डेथ। फाइनली और अंततः वो उसे आश्वासन देते हैं कि दोज हु ट्रूली लव ईच अदर, वो सब जो एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हैं, आर नेवर पार्टेड, वो कभी अलग नहीं होते हैं, कभी जुदा नहीं होते हैं, एंड नेवर डाइड, और कभी नहीं मरते हैं, अल्टीमेटली मीट इन हेवन आफ्टर दियर फिजिकल डेथ, उसकी भौतिक मृत्यु के बाद जब उसका शरीर मर जाता है तो भी वह स्वर्ग में उनकी आत्मा मिलती है। तो इस तरीके से पोएट अपने बिलव्ड के बारे में काफ़ी खूबसूरती से एक्सप्रेस करते हैं अपने लव को। इसका अब हम लोग हिंदी कर लेते हैं और आप लोग को इसे रिमेंबर भी करना है, इसे अपने कॉपी में नोट कर लेना है। लेट्स अंडरस्टैंड द हिंदी मीनिंग। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक प्यार की कविता है जिसे कवि जॉन डॉनी द्वारा रचित किया गया है। जॉन डॉनी नए प्रकार के काव्य के पथ प्रदर्शक थे। उनका जन्म लंदन में हुआ था। उनकी प्यार की कविता नए खोजों और जुनून पर आधारित होती है।
इस कविता में कवि जॉन डॉनी ने बिल्कुल ही सुंदर तरीके से प्यार के एहसास का वर्णन किया है। जब दो प्रेमी एक दूसरे से अलग होते हैं तो वे दोनों अपने पागलपन को दर्शाते हैं या दिखाते हैं। यानी कि जब भी दो प्रेमी एक दूसरे से अलग होता है तो उसमें जुनून भरा रहता है, यही कहना चाहते हैं। कवि की इच्छा अपनी प्रेमिका से दूर जाना इसलिए नहीं है कि वे अपने प्रेमिका से उब गए हैं या फिर वह उससे झूठा प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। या फिर ऐसा भी नहीं सोचते हैं कि उसे कोई अनदर लेडी मिल जाएगी, दूसरी गर्ल मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। वह अपनी प्रेमिका से इसलिए दूर होना चाहते हैं क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मौत एक दिन दोनों में से एक दूसरे को जुदा कर देगी। तो अकेले कैसे जीवन जीते हैं उसका अनुभव उन दोनों को हो जाएगा। तो ये इस तरीके से अपने बिलव्ड को आश्वासन देते हैं, उसे भरोसा दिलाते हैं कि हम दोनों अलग नहीं हो रहे हैं। ये उनका वो फिजिकल रूप से अलग हो रहा है, लेकिन वो स्पिरिचुअल तरीके से एक ही हैं, वो कभी जुदा नहीं होंगे एक दूसरे से। कभी अपनी प्रेमिका को ये भरोसा आश्वासन दिलाते हैं कि वे जल्द ही वापस आ जाएंगे, जैसे कि सूर्य प्रतिदिन आता है। कभी अपनी प्रेमिका से यह वादा करते हैं कि उनकी जो वापस लौटने की गति है वो उस चमकते हुए सूर्य से भी तेज है। आखिरकार कवि इस बात पर जोर देते हैं कि वे लोग जो दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं वे कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं और ना ही कभी मरते हैं, बल्कि अंत में उनका मिलन स्वर्ग में होता है। तो यानी कि ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ इसलिए हम दोनों अलग नहीं होंगे। मैं कुछ समय के लिए भले तुमसे दूर जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारे पास वापस लौट कर आऊँगा। और यही लास्ट में ये कह के गए। आखिरकार कवि इस बात पर जोर देते हैं कि वे लोग जो दूसरों से सच्चा प्यार करते हैं ना, वे कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं और ना ही कभी मरते हैं, बल्कि अंत में उनकी मिलन स्वर्ग में होती है। तो ये हिंदी मीनिंग था। अब हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और ये आप लोग बुक निकाल लीजिए, बुक में दिया गया है ये B1.2, इसमें देखना है ये दिया हुआ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, उसी को हम लोग करेंगे। उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे। लेट्स टेक स्टार्ट। और सबसे पहले हम लोग ये करते हैं फर्स्ट नंबर। ये फर्स्ट नंबर है, व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। कवि अपनी प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहता है? तो इसका आंसर है द पोएट वांट्स टू एक्सपीरियंस डेथ इन दोज शॉर्ट टाइम व्हेन ही इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज लव। यानी कि कवि उस छोटे समय में, यानी कि ये मतलब हुआ द पोएट वांट्स टू एक्सपीरियंस डेथ इन दोज शॉर्ट टाइम व्हेन ही इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज लव। कवि उस छोटे समय में मृत्यु का अनुभव करना चाहता है जब उसे अपने प्यार से अलग किया गया है, इसीलिए वो दूर जाना चाहता है। तो ये आंसर है सेपरेटेड फ्रॉम हिज लव, उसे अपने लव से अलग किया गया है। ओके, गो टू नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड। यानी कि किस तरीके से प्रेमी एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो इसका आंसर है दियर लव इज सो प्योर, दियर लव इज सो प्योर दैट कीप्स देम अलाइव इन दियर हर्ट्स, इन दिस वे द लवर्स विल रिमेन यूनाइटेड। तो इसका हिंदी मीनिंग ये हुआ कि दियर लव इज सो प्योर, उनका प्यार इतना विशुद्ध है कि दैट कीप्स देम अलाइव इन दियर हर्ट्स, उनका प्यार इतना विशुद्ध है कि उनका प्यार उनके दिल में जिंदा रहेगा। इन दिस वे द लवर्स विल रिमेन यूनाइटेड, यानी कि इस तरीके से प्रेमी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ओके,
Now move on to question number 3. Question number 3. What makes a man's power feeble? इंसान को कौन कमज़ोर बना देता है? वो कौन है जिससे कि इंसान एकदम से कमज़ोर महसूस करने लगता है, लाचार अपने आप को समझने लगता है, वो बिल्कुल से कुछ नहीं कर पाने की सिचुएशन में होता है? सो आंसर है, गुड फॉर्च्यून्स कैन नॉट लास्ट टिल द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ अ मैन, डेट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल। तो होता क्या है, जो गुड फॉर्च्यून है, फॉर्च्यून मीन्स भाग्य, जो अच्छा भाग्य है, अच्छा भाग्य इंसान के जीवन के अंत तक नहीं बना रहता है। भाग्य इंसान को कमज़ोर बना देता है, क्योंकि जो भाग्य है वो जब चला जाता है, जब उससे रूठ जाता है, तो क्या होता है, वो एकदम से नहीं जी पाता है, वो बिल्कुल ही सरवाइव नहीं कर पाता है। जैसा कि ये अपने पोएम में कहते हैं कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, डेट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर, नूर आर लोस्ट आवर रिकॉल। और क्या होता है कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4, this is, what are the things that the sun does not have? सूर्य के पास ऐसी कौन सी चीज है जो कि नहीं है? यानी कि what are the things that the sun does not have? सूर्य के पास कौन सी चीज नहीं है? So answer is, the sun has no beloved, so he has no desire or motive to run quickly. यानी हिंदी, सूर्य के पास उसकी प्रियतमा नहीं है, यानी द सन हैज नो बिलव्ड, सूर्य के पास उसकी प्रियतमा नहीं है। सो ही हैज नो डिजायर और मोटिव टू रिटर्न क्विकली, इसलिए उसके पास कोई इच्छा नहीं है और नहीं ना ही जल्दी लौटने का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज, हाउ डू साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर? रोना और सिसकना स्पीकर को किस तरीके से प्रभावित करता है? सो आंसर इज हियर, व्हेन द स्पीकर्स beloved sighs, she dries up soul, when she weeps, she decays his blood. यानी कि जब स्पीकर की बिलब्ड सिसकती है, व्हेन द स्पीकर्स बिलब्ड साइज में सिसकना, जब स्पीकर की बिलब्ड सिसकती है, सी ड्राइज अप सोल, तो वह उसकी आत्मा को उड़ा ले जाती है। व्हेन सी विप्स, सी डिकेज हिज ब्लड, और जब वह रोती है तो स्पीकर के जीवन का खून का कतरा नष्ट होने लगता है। तो ये क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये खत्म हो गया। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। तो कोई स्टेंजा दिया रहता है, कुछ लाइंस रहता है पोएम का, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाता है। तो इसे हम लोग देखते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजा है। और ये है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन। और ये एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है, दे हु वन अनादर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, यानी कि जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों वो कभी जुदा ना हो। तो इसको एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन किस तरीके से किया जाए, तो ये आंसर यहाँ पर आप लोग के लिए दिया गया है। यहाँ से आंसर है, द गिवन स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो इस तरीके से लिखना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, पहले ये लिखना है कि ये जो स्टेंजा है वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है, उसके राइटर कौन है और क्या कहना चाह रहा है। सो द गिवन स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, which is written by John Donne. He was born in 1572
and died in 1631. तो क्या है इसे जानते हैं, हिंदी में समझते हैं. द गिवन स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो. दिया गया स्टेंजा, दी गई पंक्तियाँ, ये कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है. विच इज़ रिटन बाय जॉन डॉनी, जो कि जॉन डॉनी के द्वारा लिखी गई है. ही वॉज बोर्न इन 1572 एंड डायड इन 1631. उनका जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी. ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट. वे अभौतिक कवि थे. पोएट सेज डेट लवर्स लिव इन वन अनदर. और कवि कहते हैं कि प्रेमी जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के दिल में रहते हैं. दियर सोल्स आर यूनाइटेड. उनकी आत्मा जुड़ी रहती है. सो दे कैन नेवर बी पार्टेड. इसलिए वो कभी अलग नहीं किए जा सकते और वो कभी जुदा नहीं हो सकते. दे मे ओनली लुक सेपरेटेड फिजिकली बट दे आर नेवर सेपरेटेड स्पिरिचुअली. वे ऐसा दिख सकते हैं कि वो फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से अलग हों, लेकिन वे आत्मीय रूप से कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं. उनकी आत्मा एक दूसरे से हमेशा जुड़ी रहती है. उसकी आत्मा को कभी अलग नहीं किया जा सकता है. दे लिव इन ईच अदर हर्ट परपिचुअली. और वे हमेशा एक दूसरे के दिल में हमेशा रहते हैं. परपिचुअली मीन्स होता है हमेशा, निरंतर. और ये शब्द आया है, इसे आप लोग अगर मीनिंग नहीं जानते तो लिख सकते हैं. यह है परपिचुअली मीन्स हमेशा या निरंतर. तो दे लिव इन ईच अदर्स हर्ट परपेचुअली, जो कि एक दूसरे के दिल में हमेशा रहते हैं. अब हम लोग ऑब्जेक्टिव आंसर्स करेंगे. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन फर्स्ट, डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज मेटाफिजिकल पोएट. तो ये है डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज मेटाफिजिकल पोएट. तो कौन किन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है? तो क्या ऑप्शन ए कमला दास, ऑप्शन बी जॉन डॉनी, ऑप्शन सी टी.एस. इलियट. तो बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा जॉन डॉनी. जॉन डॉनी को ही मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. This is question number 2. Sweetest love I do not go has been addressed to dash. Sweetest love I do not go, ये किसे एड्रेस किया गया है? तो ये किसे एड्रेस किया गया है? ऑप्शन ए डॉनीज सिस्टर, डॉनीज मदर, डॉनीज वाइफ. तो ये क्या जॉन डॉनी अपनी वाइफ को कहते हैं जिससे उसकी शादी हुई थी. वो सीक्रेटली मैरी किए थे. यानी कि जैसा हम जानते थे कि वो क्या हुआ था, उनको अपनी जॉब भी खोनी पड़ गई थी. He lost his job when he was briefly sent to prison. For why? For what reason? किस कारण के लिए? For secretly marrying his patron's niece. अपने पैट्रन्स की नीस से वो सीक्रेटली मैरी कर लिए थे, इसीलिए उनको जेल जाना पड़ गया था. तो उसी टाइम वो लिखते हैं ये पोएम. तो वो इसका आंसर हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू डॉनीज वाइफ. तो इसका ऑप्शन नंबर सी. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. डैश वॉन्ट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ. कौन खुशी से मृत्यु को स्वीकार करना चाहते हैं? ऑप्शन ए रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन बी टी.एस. इलियट, ऑप्शन सी जॉन डॉनी. तो जॉन डॉनी है जो कि कहते हैं कि हम जो है कि मौत को खुशी से स्वीकार करते हैं, जैसा कि वो पोएम में कहते हैं कि बट सिंस डेट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जस्ट. कि अंततः मैं मर ही जाऊंगा तो अच्छा है कि मैं खुश रहूं और खुशी से इसे स्वीकार करूं. तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सी जॉन डॉनी. क्वेश्चन नंबर 4.
जॉन डॉनी फील्स दैट अ डैश इज वेरी होपलेस। जॉन डॉनी क्या फील करते हैं कि कौन बहुत ही कमजोर है, यानी कि कौन बहुत बिल्कुल ही आशाहीन हो जाता है। तो वो क्या है? ऑप्शन ए मैन, हॉर्स, डंकी। ऑप्शन ए मैन, ऑप्शन बी हॉर्स, ऑप्शन सी डंकी। तो इसका आंसर होगा मैन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाई डैश। ऑप्शन ए डी एच लॉरेंस, ऑप्शन बी रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन सी जॉन डॉनी। तो सब कोई जानते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाई जॉन डॉनी, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नंबर 6, द पोएट जॉन डॉनी इज बेटर देन द, ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी स्टार्स, ऑप्शन सी जुपिटर। तो जो पोएट हैं जॉन डॉनी वो किससे ज़्यादा अच्छे हैं? तो ये सन से ज़्यादा अच्छे हैं, ऑप्शन ए होगा सन। क्यों होगा? क्योंकि ये कहते हैं कि क्या है, एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज़ हियर टुडे। पिछली रात सूर्यास्त हुआ था और आज भी वही है। ही हैथ नो डिजायर नो सेंस, उसके पास कोई इच्छा नहीं है, कोई होश नहीं है। तो इसलिए ये क्या कहते हैं कि मैं उससे ज़्यादा स्पीडियर जर्नी करूँगा, सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। तो 6 का आंसर होगा ए सन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। हिज बिलव्ड सेज दैट शी हैज़ अ ग्रेट लव फॉर डैश। उसकी बिलव्ड कहती है कि उस हिज बिलव्ड सेज दैट शी हैज़ अ ग्रेट लव फॉर, उसकी बिलव्ड क्या कहती है, उसका किसके लिए प्यार है? तो ऑप्शन ए रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन बी टी एस इलियट, ऑप्शन सी जॉन डॉनी। तो रूपर्ट ब्रूक तो होगा नहीं, रूपर्ट ब्रूक तो लिखे हैं द सोल्जर, वो तो काफ़ी सोल्जर थे, एकदम हैंडसम यंग मैन थे इंग्लैंड के। तो वो हम लोग दूसरे पोएम में पढ़ेंगे। तो रूपर्ट ब्रूक नहीं है, होगा ऑप्शन में, मतलब कि ये आंसर नहीं होगा। टी एस इलियट भी नहीं होगा। टी एस इलियट जानते हैं कौन सा पोएम लिखा है उन्होंने लिखा है वो रहस्यमयी बिल्ली, यानी कि मेकाविटी द मिस्ट्री केट, ये लिखा है उन्होंने। तो सी है जॉन डॉनी। तो क्या जॉन डॉनी की जो बिलव्ड है तो जॉन डॉनी को ही सबसे ज़्यादा लव करती है, तो इसका आंसर होगा सी जॉन डॉनी। नाउ नंबर 8, जॉन डॉनी नंबर 8, जॉन डॉनी हैड सीन द सन सेटिंग दैट नाइट। जॉन डॉनी ने कब उस सूर्य को अस्त होते हुए देखा था? ऑप्शन ए नेक्स्ट ईयर, सॉरी नेक्स्ट, ऑप्शन बी यस्टर, ऑप्शन सी बिफोर। तो क्या हो जाएगा? ए नेक्स्ट नाइट होगा, या बी यस्टर नाइट होगा, या सी बिफोर नाइट होगा? तो क्या होगा? यस्टर नाइट होगा, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े थे क्या कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, जो सूर्य था वो पिछली रात को अस्त हुआ था। तो इसका ऑप्शन होगा बी, 8 का बी, यस्टर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट नंबर 9। जॉन डॉनी वॉज बोर्न इन डैश। तो इस कब जन्म, जॉन डॉनी कब जन्म लिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1572 AD, ऑप्शन ए, और बी और सी नहीं होगा। नाउ नंबर 10, जॉन डॉनी डाइड इन, जॉन डॉनी की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1631 AD, 1631 ईस्वी को। यानी कि एडी जानते हो किसको कहते हैं? एडी मीन्स अन्नो डोमिनी, यानी कि क्राइस्ट हीरा, जब ईसा मसीह जब जन्म लिए उसके बाद से उसको अन्नो डोमिनी कहा जाता है, क्राइस्ट हीरा कहा जाता है। ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम्स हो तो ज़रूर कांटेक्ट करके, मतलब कि मैसेज करके पूछ लिया करो, कुछ भी कोई प्रॉब्लम्स हो। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट नंबर 11। जॉन डॉनी वॉज बोर्न इन डैश। जॉन डॉनी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी मुंबई। सो करेक्ट आंसर इज बी, लंदन। नो नंबर बी, नंबर 12, जॉन डॉनी वॉज फोर्स्ड टू लीव डैश विदाउट अ डिग्री बिकॉज हिज रिलीजियन। जॉन डॉनी
को बिना डिग्री के, जॉन डॉनी को बिना डिग्री के ही जो है कि कॉलेज से यानी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया उसके रिलीजियन के कारण, क्योंकि ये कैथोलिक थे और उस समय एंटी कैथोलिक का बोलबाला था। क्योंकि जो किंग हेनरी 8 थे उन्होंने एक लॉ ऑफ सुप्रीमेसी बनाया था, यानी कि पोप की शक्ति को कम करने के लिए, और भी थे, और जॉन नॉक्स भी थे उसमें। ये सब कुछ स्कॉटिश, ये जॉन नॉक्स स्कॉटिश रिफॉर्मर थे जिन्होंने इसे लीड किया था, किंग हेनरी 8 और जॉन नॉक्स ने। और उन्होंने एंटी कैथोलिक कानून लाया जिसका नाम था एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी, और ये 1534 में लाया गया था। ओके, नाउ मूव ऑन टू नंबर 12। तो नंबर 12 में ये क्या, ये से समझते हैं। जॉन डॉनी वॉज फोर्स्ड टू लीव डैश विदाउट अ डिग्री बिकॉज हिज रिलीजियन। तो किस यूनिवर्सिटी से उन्हें निकाल दिया गया था? उनके रिलीजियन के कारण। नंबर ए, ऑप्शन ए बाथ स्पा यूनिवर्सिटी, बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सी बीपीपी यूनिवर्सिटी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नाउ नंबर 13, डॉनी वॉज ब्रीफली सेंट, नंबर 13 कर रहे हैं हम लोग। डॉनी वॉज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर डैश हिज पैट्रन्स नीस। डॉनी को कुछ समय के लिए जेल भेज दिया गया फॉर डैश हिज पैट्रन्स नीस, किसकी पैट्रन्स की नीस से शादी करने के कारण। यानी कि तो इसका हो जाएगा ए, राइटिंग पोएम, सीक्रेटली मैरिंग। डॉनी वॉज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर, क्यों डॉनी को जेल भेजा गया? तो इसलिए जेल भेजा गया कि इन्होंने सीक्रेटली मैरी कर लिया था इन्होंने अपने पैटर्न्स की नीड से। तो ऑप्शन बी ये सही आंसर है 13 का, सीक्रेटली मैरिंग। नाउ नंबर 14, जॉन डॉनी इज वेल नोन फॉर हिज डैश। जॉन डॉनी किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, बी सैटार्स एंड एलेजीज, सी सरमन्स, डी ऑल। तो सब चीज़ के लिए जाने जाते हैं। सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स भी लिखते थे, सैटार्स एंड एलेजीज व्यंग और करुण गीत लिखते थे, सरमन्स धर्मोपदेश सीख लिखते थे, धर्मोपदेश लिखते थे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल। नंबर 15, जॉन डॉनी वॉज बोर्न इनटू अ डैश फैमिली in 1572 during a strong anti-Catholic period in England। जॉन डॉनी का जन्म कब हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था? वॉज बोर्न इनटू डैश फैमिली, किस फैमिली में हुआ था? 1572 ईस्वी में। ड्यूरिंग अ स्ट्रॉन्ग एंटी कैथोलिक पीरियड, जब काफ़ी कैथोलिक विरोधी, वहाँ पर कट्टरतापूर्वक कैथोलिक विरोधी काल चल रहा था। तो इसके ऑप्शंस हैं रोमन कैथोलिक फैमिली, हिंदूज फैमिली, ज़ेरास्ट्रियंस फैमिली। तो इसका आंसर होगा रोमन कैथोलिक फैमिली। तो दैट्स इट। तो ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया, स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो, पूरा का पूरा कम्प्लीटली। आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग इसके बाद कुछ ग्रामर्स का भी टॉपिक्स लेते जाएंगे, और बुक्स का भी, और प्रोज और पोएट्री दोनों चलता रहेगा। आप लोग का एकदम से, आप लोग को वरी नहीं करना है, आप लोग का कोर्स एकदम से टाइमली ख़त्म हो जाएगा, टाइम से पहले, आई प्रॉमिस। तो हमसे जुड़े रहिए एफर्टलेस इंग्लिश वर्चुअल क्लास से। थैंक यू सो मच।